सैमसंग ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद शानदार फोन, जबरदस्त टीवी, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इस टेक जायंट का असली इंजन, वो हिस्सा जहां से इसकी सारी ताकत और ज्यादातर कमाई आती है, वो बुरी तरह से लड़खड़ा रहा हो तो? जी हाँ, सैमसंग के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है और इस तूफान का नाम है एआई चिप्स की दौड़। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। सैमसंग पर हर तरफ से हमला हो रहा है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये किसी एक दुश्मन से लड़ाई नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट वॉर है। एक तरफ पुराने राइवल्स है, दूसरी तरफ नए और फुर्तीले स्टार्टअप्स, और शायद सबसे बड़ी लड़ाई तो वो अपने ही पुराने फैसलों से लड़ रहे हैं। प्रेशर जबरदस्त है और दांव पर सब कुछ लगा है। अब इस पूरी सिचुएशन को आसान बनाने के लिए ऐसे सोचे कि दो सैमसंग है। एक जिसे हम सब जानते हैं, जो हमारे लिविंग रूम में है, हमारे हाथों में है, फोन, टीवी और अप्लायंसेस वाला सैमसंग। लेकिन एक दूसरा सैमसंग भी है, छुपा हुआ, साइलेंट। ये है कंपनी का असली पावर हाउस, सेमीकंडक्टर डिवीजन, जहां से कंपनी का 50 से 70% तक का मुनाफा आता है। और प्रॉब्लम ये है कि यही पावर हाउस अब हिचकोले खा रहा है। तो सवाल ये है कि ये संकट आखिर कितना बड़ा है। नंबर्स को देखें तो चिप प्रॉफिट सिर्फ कम नहीं हुए हैं, वो क्रैश कर गए हैं, सीधे जमीन पर आ गिरे हैं। जो एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाया था, सेमीकंडक्टर डिवीजन उससे खरबों वॉन पीछे रह गया। तो ये कोई छोटी मोटी वार्निंग बेल नहीं है, ये सैमसंग के हेडक्वार्टर्स में बज रहा एक फुल ब्लोन सायरन है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब सैमसंग को जुकाम होता है तो पूरे साउथ कोरिया को छींक आती है। ये सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, इसके झटके पूरे देश में महसूस किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सैमसंग साउथ कोरिया के लिए आखिर इतना अहम क्यों है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन साउथ कोरिया में कोई अपनी पूरी जिंदगी सैमसंग की दुनिया में बिता सकता है। सीरियसली, मतलब सैमसंग हॉस्पिटल में पैदा होना, सैमसंग के स्कूल में पढ़ना, सैमसंग के बनाए अपार्टमेंट में रहना और फिर सैमसंग में ही नौकरी करना। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये वहाँ के लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। और अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो ये चार्ट सब कुछ बता देता है। साउथ कोरिया दुनिया भर में जितना सामान भेजता है, उसका लगभग 20%, यानी 5वां हिस्सा अकेले सैमसंग से आता है। सोचकर देखिए, एक अकेली कंपनी पूरे देश के एक्सपोर्ट्स का 20% हैंडल कर रही है। आज की दुनिया में ऐसी मिसाल ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तो फिर इतने बड़े, इतने मजबूत साम्राज्य की नींव को आखिर किस चीज ने हिला दिया? जवाब है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, एआई की जो क्रांति आई वो कोई नया ट्रेंड नहीं था, वो एक टेक्नोलॉजी का भूकंप था जिसने पूरी इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए। और सैमसंग, जो उस वक्त का राजा था, वो इस भूकंप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कई दशकों तक सैमसंग का पूरा राज एक ही चीज पर टिका था, DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आसान भाषा में ये वो स्टैंडर्ड मेमोरी चिप्स हैं जो फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर डिवाइस में होते हैं। और 30 साल से ज्यादा सैमसंग इसका अनडिस्प्यूटेड किंग था, ये उनका किला था। लेकिन एआई वाला भूकंप इसी किले की दीवारों को तोड़ने वाला था। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कॉफी कप की मिसाल। मान लीजिए एआई को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, यानी बहुत सारी कॉफी चाहिए। जो पुराना DRM था वो एक सिंगल कॉफी कप जैसा था, एक बार में थोड़ी ही कॉफी दे सकता था। लेकिन एआई को उसको एक साथ अचानक बहुत सारी कॉफी चाहिए, और यही काम आती है नई टेक्नोलॉजी HBM, यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी। इसको आप एक के ऊपर एक रखे कॉफी कप्स का ढेर समझ लीजिए, जो प्रोसेसर को एक साथ ढेर सारा डेटा यानी ढेर सारी कॉफी पिलाता है, वो भी बहुत तेजी से। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब सैमसंग जैसा गुलायत प्रेजेंट पर राज कर रहा था, तब एक छोटा सा डेविड फ्यूचर पर दांव लगा रहा था। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद उतना मशहूर नहीं था, SK हाइनिक्स। और उन्होंने एक ऐसा मौका देखा जिसे सैमसंग देखकर भी अनदेखा कर रहा था। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, सोचिएगा जरूर। साल 2013, तभी SK हाइनिक्स ने HBM टेक्नोलॉजी बना ली थी। उस वक्त सबको लगा कि ये तो बस गेमिंग के लिए एक छोटा सा नीश प्रोडक्ट है। फिर लगभग 10 साल बाद ChatGPT लॉन्च हुआ और बस पूरी दुनिया बदल गई। रातों रात हर किसी को HBM चाहिए था। और पता है क्या?
SK हाइनिक्स, जो इतने सालों से चुपचाप इस पर काम कर रहा था, अचानक से उनके हाथ में इस नई रेस की चाबियां आ गईं। और अगर इस पूरी रेस का रिजल्ट एक सिंगल पिक्चर में देखना हो तो वो ये है। आज AI चिप्स का जो किंग है एनविडिया, उसकी चिप्स का लगभग 20% हिस्सा SK हाइनिक्स से आता है, और सैमसंग, मेमोरी का पुराना बादशाह, सिर्फ 1%। यही फर्क साफ साफ बता रहा है कि इस जंग की पहली लड़ाई कौन जीता है। इस झटके के बाद सैमसंग अब एक ऐसी पोजीशन में है जिसकी उसे आदत नहीं है। वो पीछे रह गया है। अब वो कैचअप खेल रहा है, बराबरी पर आने के लिए, वापस टॉप पर जाने के लिए। लेकिन ये रास्ता अब बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। सिचुएशन कितनी सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सैमसंग की चिप डिवीजन के हेड को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। साउथ कोरिया के कॉर्पोरेट कल्चर में जहां हायरार्की सब कुछ है, ऐसी चीज होना लगभग अनसुना है। मतलब ये एक शॉकिंग एडमिशन था कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आखिर असली प्रॉब्लम है क्या? क्यों सैमसंग एनवीडिया के क्लब में एंटर नहीं कर पा रहा है? जवाब सीधा है और थोड़ा सा कड़वा भी। उनके HBM चिप्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं। सिंपल, वो एनवीडिया के जो सख्त क्वालिटी टेस्ट्स हैं उन्हें पास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सैमसंग की प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ मेमोरी की लड़ाई नहीं है। असल में सैमसंग एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। उनका दूसरा बैटलफील्ड है फाउंड्री बिजनेस, यानी दूसरी कंपनियों के लिए उनके डिजाइन के हिसाब से चिप बनाना। और इस मैदान में वो और भी ज्यादा पीछे हैं। फाउंड्री मार्केट का सिर्फ एक राजा है, ताइवान की TSMC, जो मार्केट का 2/3 2/3 हिस्सा कंट्रोल करती है। और सैमसंग 10% से भी कम के साथ बहुत दूर दूसरे नंबर पर। याद है शुरुआत की वो लाइन, हर तरफ से हमला हो रहा है? यही मतलब था उसका। एक ही टाइम पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट्स में वो बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। कुछ साल पहले तक इंटेल चिप इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। आज वो अपनी परछाई बनकर रह गया है। सैमसंग अभी वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन खतरे की घंटियां साफ सुनाई दे रही हैं। और ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हम एक और टेक जायंट के पतन की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक याद दिलाने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं होता।